हाँ जी बच्चों, अब लेक्चर के तीसरे वाले पार्ट में हमें ये देखना है कि रेंज, अगर हम ग्राफ से कोई भी ग्राफ बना पा रहे हैं तो रेंज कैसे निकालें। या कोई ऐसा फंक्शन दिया हुआ है जो पहले दो कैटेगरी में नहीं आ रहा, जो पहले दो पार्ट में मैंने कैटेगरी डिफाइन करी है उन कैटेगरी में नहीं आ रहा, कि भाई फंक्शन के अंदर फंक्शन टाइप का नहीं लिखा जा सकता, या x इज इक्वल टू वाई का फंक्शन नहीं लिखा जा सकता, तो मैं कैसे फाइंड करूं। फिर ये आखिरी रास्ता है एक तरीके से कि भैया अब उस फंक्शन का ग्राफ ही बनाया जाए। और फिर आइडेंटिफाई, अगर किसी भी फंक्शन का ग्राफ बना लिया तो ये तो स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था कि ग्राफ अगर बन गया, चित्र दिख गया, तो मैं तुरंत देख के y का इंटरवल बता दूंगा इसकी रेंज कितनी आएगी। तो यहां पर हमें उन केसेस को देखना है जबकि हम पहले दो पार्ट से सवाल नहीं कर पा रहे हैं और सिचुएशन ऐसी बन गई है। तो अब इसको थोड़ा सा छोटे छोटे पॉइंट पे केयर करके पहले समझ लेते हैं, फिर सवालों में आएंगे। क्या पहला पॉइंट, कई बार सवाल ऐसा होगा जिसमें कि पीस वाइज डिफाइंड होगा फंक्शन। पीस वाइज का मतलब ये हुआ कि मैं मान लो मैंने कहा भैया ये है x1 और ये x2, x1 x2 के बीच में कोई फंक्शन बता दिया, ये बन रहा था। फिर x2 से x3 के लिए मैंने कह दिया भैया फंक्शन ये बन रहा था। फिर x3 से x4 के लिए मैंने कह दिया फंक्शन ये बन रहा था। कुछ भी इस तरीके से मैंने डिफाइन कर दिया। अब इसकी रेंज बताओ। तो हुआ क्या, अगर फंक्शन पीस वाइज अलग अलग इंटरवल पे बनता नजर आ रहा है तो उन हर एक इंटरवल पे बनने वाले फंक्शन की रेंज निकाली जाए। मतलब कि इसके लिए रेंज कितनी आ रही है, ग्राफ से देख लो, इसके लिए भी ग्राफ से आप ऑब्जर्व कर लो कितनी आई, और इसके लिए भी हम ग्राफ से ऑब्जर्व कर लें कितनी आई। इन तीनों का जो यूनियन होगा वही हमारी रेंज देगा। पहला पॉइंट, जबकि पीस वाइज फंक्शन है और इस तरीके से अगर हम ग्राफ बना पा रहे हैं तो हम ऑब्जर्व कर लें कितनी रेंज आ रही है। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट, कई बार फंक्शन दिया होता है और उसको हम समझ नहीं पाते हैं, तब हम डेरिवेटिव लेते हैं। अगर ये वाला सीन नहीं है, मतलब हम पीस वाइज बनाकर नहीं देख पा रहे, तो फिर हम ये कहेंगे कि उसका डेरिवेटिव लेके देखो। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है और फंक्शन का डेरिवेटिव आपने लिया और वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया थ्रू आउट द इंटरवल या किसी पर्टिकुलर इंटरवल पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे कर दो, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सपोज अल्फा से बीटा, अल्फा से बीटा जानने वाले हर एक x के लिए ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। इसका ये मतलब हुआ कि फंक्शन fx इज इंक्रीजिंग या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। इसका मतलब अगर इसका चित्र बनाए तो कैसा बनेगा, अल्फा से बीटा के लिए अगर चित्र बनाएंगे तो ग्राफ इंक्रीजिंग ही बनेगा। यानी आप तुरंत बता सकते हो कि रेंज कितनी आएगी, सबसे छोटा पॉइंट f ऑफ अल्फा, सबसे बड़ा पॉइंट f ऑफ बीटा बनेगा। समझो, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, अगर फंक्शन का डेरिवेटिव, हम क्यों कह रहे हैं इंक्रीजिंग, ये समझ में आना चाहिए आपको। डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव किया यानी टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव, पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन ऐसी होती है क्या, हर पॉइंट पे स्लोप ऐसे ही जाएगा, यानी ग्राफ आगे बढ़ता हुआ जाएगा। ठीक है, तो फिर अगर ये बात समझ में आई तो इसी पे जुड़ा दूसरा वाला पॉइंट, क्या अगर किसी इंटरवल पे मैंने कह दिया फंक्शन, अब ये वो x है जो अल्फा बीटा जहां पर फंक्शन थ्रू आउट डेरिवेटिव निगेटिव दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन अब डिक्रीजिंग है, fx इज डिक्रीजिंग। यानी इसका चित्र कैसा बनेगा, गिरने वाला। ये है अल्फा, ये है बीटा। तो भैया इसकी रेंज क्या होगी, जब गिरने वाला फंक्शन होगा, डेरिवेटिव निगेटिव, टेंजेंट निगेटिव, स्लोप की जाएगी, गिरने वाला फंक्शन होगा तो इसकी रेंज होगी सबसे बड़े वाले x के लिए सबसे छोटी वैल्यू मिलेगी और सबसे छोटे वाले के लिए सबसे बड़ी वैल्यू मिलेगी। ठीक बात।
तो हम इन बात को लेकर बता सकते हैं कि कैसे, जैसे ही हमने डेरिवेटिव वगैरह लिया या पीस वाइज अलग अलग डिफाइंड था तो उसके अलग अलग चित्र बना लिए, तो देख लिया तो हमें पता चल जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, पहले कभी कभी ऐसा होता है कि भैया फंक्शन कुछ ऐसा दे रखा होगा जो थ्रू आउट इंक्रीजिंग या थ्रू आउट डिक्रीजिंग नहीं होगा। मतलब वो जो दो पॉइंट मैंने बताया उन दोनों को मिक्स कर दो, एक वो पीस वाइज और एक वो जो इंक्रीजिंग था और एक वो जो डिक्रीजिंग कुछ भी था, इनको अगर मिक्स कर दो, मतलब कुछ इंटरवल के लिए मेरे को आइडेंटिफाई हो रहा है कि ये वाले फंक्शन का अगर मैंने डेरिवेटिव लिया तो इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है x बिलोंग्स टू a से b के लिए। फिर लेकिन इसका डेरिवेटिव निगेटिव है x बिलोंग्स टू b से c के लिए। और अब मेरे को देखना है मतलब हुआ क्या, जरूरी नहीं कि थ्रू आउट वो पॉजिटिव रहे डेरिवेटिव या थ्रू आउट निगेटिव रहे, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव हो जाएगा तो क्या होगा, तो हम कहेंगे इस इंटरवल के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग है और इस इंटरवल के लिए फंक्शन डिक्रीजिंग है। यानी चित्र समझो, मैंने कह दिया ये a था ये b था और इधर कहीं c रख दिया, यहां पर ग्राफ इंक्रीज करता हुआ जा रहा है और ये पहुंच गया इंक्रीज करके, फिर डिक्रीज करेगा, ये आ गया c पे, a से b पे इंक्रीज करा दो और b से c के लिए डिक्रीज करा दो। इतना तो कंफर्म हो गया कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो आएगी f ऑफ b। मिनिमम वैल्यू डिपेंड करेगी कि इन दोनों में से कौन फिलहाल छोटा है। यहां पर f ऑफ a, जैसा कि मैंने एग्जांपल सेट किया है, f ऑफ a छोटा नजर आ रहा था तो मैं कह दूंगा इसकी रेंज आ गई f ऑफ a से लेकर f ऑफ b तक। बात समझ में आई क्या भाई? हमें ये अंडरस्टैंडिंग लेनी बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं कि f ऑफ a होता, वो f ऑफ b भी f ऑफ c भी हो सकता था, डिपेंडिंग अपॉन वो पर्टिकुलर सवाल क्या है कैसा है। ठीक, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। मतलब इस तरीके की अप्रोच के लिए हमें डेरिवेटिव वगैरह लेने की जरूरत पड़ेगी। हालांकि ग्राफ सही सा बनाने के लिए हमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सपोर्ट चाहिए होता है। मतलब हम एओडी वाले चैप्टर में इस बात को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिलहाल हमें रेंज में कुछ जरूरत है तो बहुत लिमिटेड चीज मैं यहां पर आपको बता रहा हूं कि जिससे हमारा ग्राफ का भला भी हो जाए और अभी का काम हो जाए, फिर आगे तो इसे बहुत डिटेल में पढ़ना ही है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। ठीक है, तो अब जरा इसको थोड़ा थोड़ा करके अप्लाई करते हैं। देखें हाँ जी, अब देखते हैं भाई, एग्जाम्पल से बात को समझेंगे। एक सवाल ऐसा लिखिए, क्यूबिक, और अभी x का इंटरवल मैंने मेंशन कर रखा है -2 से लेकर 5 के बीच में अगर x जा रहा है तो इसकी रेंज क्या है, ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। तो अब आप सोचो, अगर जनरल सवाल आता है तो सबसे पहला वाला मेथड जो मैंने बताया था वो आपके दिमाग में जाना चाहिए, लेकिन वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो रहा। आप यहाँ पर x = y का फंक्शन नहीं लिख सकते। फिर दूसरा वाला जिसमें बताया था कि फंक्शन के अंदर फंक्शन हो, ऐसा कंबाइंड करके भी नहीं लिख सकते। इस वजह से ये तीसरे वाले मेथड की जरूरत पड़ रही है। तो अब तरीका ये कि भैया हमें ये पता करना है कि ये कब इंक्रीज कर रहा होगा, कब डिक्रीज कर रहा होगा, या इसका ग्राफ कैसा होगा। ग्राफ पता करने के लिए हमें डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी। डेरिवेटिव समझना जरूरी है। देखते हैं बेटा डेरिवेटिव से क्या समझ में आ रही बात। मैंने अगर डेरिवेटिव लिया तो 3x² - 6x - 9 करके आता है। इसका डेरिवेटिव ऐसा कुछ आता है। अभी इस डेरिवेटिव के फैक्टर वगैरह देख लो भाई, क्या रहे हैं, x² - 2x - 3, यानी कि फैक्टराइज हो रहा है भाई x - 3 एंड x + 1। फैक्टर तो आ गए भाई, बहुत अच्छी बात है। अब फैक्टर आ गए तो ये डेरिवेटिव मैंने वहां समझाया था, डेरिवेटिव पॉजिटिव तो इंक्रीजिंग, डेरिवेटिव नेगेटिव तो डिक्रीजिंग। यानी मुझे ये चेक करना है कि ये कब पॉजिटिव कब नेगेटिव। नंबर लाइन पहुंचो, 3 - 1, इसका इंटरवल अगर ऑब्जर्व करें ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी
ये वो इंटरवल है जहां पर डेरिवेटिव पॉजिटिव है, ये वो इंटरवल है जहां पर डेरिवेटिव निगेटिव है, ये वो जहां पर डेरिवेटिव पॉजिटिव। जब डेरिवेटिव पॉजिटिव था तो ग्राफ इंक्रीजिंग था, जब डेरिवेटिव नेगेटिव था तो ग्राफ डिक्रीजिंग था, और फिर पॉजिटिव तो फिर वो इंक्रीजिंग। तो ये हमें क्या दे रहा है, ये हमें बता रहा है कि भैया कब ग्राफ चढ़ेगा कब गिरेगा। तो ये हमको सपोर्ट मिल गया ग्राफ बनाने के लिए। अब हम ग्राफ बनाएंगे फिर रेंज पता चलेगी। देखना जरा, अब बनने जा रहा है ग्राफ, लेकिन ये भी केयर करनी है कि ग्राफ कहां से कहां तक बनाना है। ग्राफ बनाना है -2 से लेकर केवल 5 के बीच में, उसके बीच में यहां पर ये पॉइंट आ रहे हैं, क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अब जब मुझे ये समझ में आ गया कि जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ये वो इंटरवल है जहां पर मुझे ग्राफ इंक्रीज कराना है, जहां वो दिख रहा है, और फिर ये वो इंटरवल है जहां पर मेरे को ग्राफ को गिराना है और फिर आगे तक वाले में इंक्रीज कराना है। ये आइडिया लग गया। तो अब वो जो टर्निंग पॉइंट्स हैं उनके फंक्शन की वैल्यू ढूंढना भी जरूरी है। तो अब बताओ जरा, x इज इक्वल टू -1 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है। यहां पर सॉल्व करके देखते हैं। -1 -3 माइनस का प्लस का 9 +2, तो ये आ गया y इज इक्वल टू 7 आ रहा है। ये कह रहे हैं ये पॉइंट है आपका 7, ठीक। तो ये पॉइंट 7 आ गया। अब ये वाला पॉइंट भी पता कर लेते हैं, -2 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है। तो अगर मैं यहां पर देख लेता हूं, x इज इक्वल टू -2 रख रहा हूं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, ये -8 प्लस का 12 माइनस का 18 प्लस 2 बराबर 0। यहां पर वैल्यू 0 आ रही है। ये तो बहुत अच्छा हुआ, थोड़ा सा ग्राफ बन भी गया, थोड़ा सा ग्राफ बन भी गया। ये कह रहा है ग्राफ यहां से जाएगा यहां तक जाएगा, बहुत बढ़िया। अब 3 पे पता चल जाए तो बहुत अच्छी बात है, उसके बीच में गिरा देना है। 3 के लिए मैं x इज इक्वल टू 3 फंक्शन रख देता हूं, तो आएगा 27 माइनस का 27 माइनस का फिर से 27 प्लस 2 -25 आ रहा है भैया, माइनस का 25। लो डिजाइन समझ में आ गई, इसके बाद गिरेगा और यहां तक चला जाएगा। एक और रह गया कि 5 में डिजाइन कहां तक जारी है। x इज इक्वल टू 5 रखो तो y की वैल्यू कितनी आई, 5 का मतलब 125 माइनस 75 माइनस 45 प्लस 2, तो ये आ गया 7 आ गया भैया 7, यानी यहां पर फंक्शन की वैल्यू 7 आ रही है। ये ग्राफ ऐसे जाएगा। जब आपको ग्राफ दिख गया तो बहुत क्लियरली दिख जाना चाहिए कि इसकी मिनिमम ग्राफ बना लिया, भले टुकड़ों में बनाया, लेकिन इस ग्राफ में सबसे छोटा y क्या आ रहा है, -25, और सबसे बड़ा आ रहा है 7। तो रेंज आ जाएगी -25 से लेकर 7। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई आप लोगों को, नहीं आई तो फिर से इसको पलट के देखा जाए वीडियो को, ठीक है। फिर अगला सवाल लेते हैं, थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग अच्छे करते हैं फिर से। जो देखो जी अब क्या है, अब x की पावर में मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर लिख दिया आपको, और इंटरवल x का दिया है कि x 1 से 3 के बीच में अगर जा रहा है तो इस फंक्शन की रेंज क्या है। अब ये सबसे पहली वाली बात है, जो पीस वाइज फंक्शन दिए हुए हैं तो क्या करें, बिकॉज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की एनालिसिस कभी भी अगर हम करते हैं तो उसको दो इंटीजर के बीच में तोड़ने के बाद ही करते हैं। यानी हमको पहले जितना भी x का इंटरवल दिया है उसको दो इंटीजर के बीच में ब्रेक करो और फिर ऑब्जर्व करो जाकर ये फंक्शन बन क्या रहा है, और उसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे या कैसे भी ऑब्जर्व करेंगे। तो पहला काम मुझे लिखना होगा ये फंक्शन, इनके इंटरवल को देखते हुए जरा खुद दिमाग लगाना और बताना बेटा दो इंटीजर के बीच में ही तोड़ना पड़ेगा। तो मैंने 1 से 2 के बीच में गया, 1 को तो इंक्लूड कर रहा हूं, 2 को नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर में अपर x इंक्लूडेड नहीं होता, और 1 से 2 जाते वक्त ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू होती है 1, यानी ये फंक्शन लिखा है केवल x। फिर अगली बात, अगर मैं 2 से 3 जाऊंगा एक्सक्लूडिंग 3,
तो ये फंक्शन एक्स स्क्वायर बन जाता है। और फिर अगली बात, क्योंकि मैं अभी तक 3 इंक्लूड नहीं कर पाया हूं, इसलिए मुझे 3 को अलग से देखना होगा। और जैसे ही 3 रखोगे तो ये x की पावर 3 हो जाएगा, यानी वो खुद 3 रख रहे हैं, इसलिए 27 बोला जाएगा। जब इतना बन गया तो अब ग्राफ बना लो, ऑब्जर्व कर लो, या ग्राफ ना भी बनाओ तो पीस वाइज रेंज निकाल लो। और पीस वाइज रेंज का जैसा पहला पॉइंट बताया था कि उन सब का क्या कर देना मेरे को, यूनियन। तो बताओ जरा, अगर मैं ग्राफ भी बनाता हूं, सपोज मैं ग्राफ बना रहा हूं, तो 1 से लेकर 2 के बीच में मेरे को y इज इक्वल टू x वाली लाइन बनानी है। लो बना दी मैंने। 1 से 2 में ये छोड़ के इसको इंक्लूड कर लिया, यानी ये पॉइंट आ गया 1 और ये वाला पॉइंट आ गया 2। फिर 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में x स्क्वायर वाली लाइन बनानी है। x स्क्वायर का ग्राफ इस तरीके से आगे जाएगा, 2 रखते ही 4 हो जाता है, 2 पे सीधे 4 दिखाएगा सकल। और जैसे ही 3 रखिएगा तो ये ग्राफ 9 हो जाएगा। ये है 9। और फिर एक इंडिविजुअल 3 पॉइंट पे डायरेक्ट जंप करके वैल्यू पहुंच जाएगी 27। पीस वाइज दिख गया। और जैसे ये दिख गया, आप देख भी पा रहे होगे कि भैया इसकी रेंज आ रही है, ये वाला इंटरवल, ये वाला इंटरवल और अलग से एक पॉइंट, दैट इज 27। यानी 1 से लेकर 2, 1 को इंक्लूड करना, 2 को ओपन रखना, 4 से लेकर 9, 9 को ओपन करते हुए यूनियन 27 कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। ये है इसकी रेंज। ठीक है भैया, बात समझ में आई? तो फिर अगला देखते हैं। देखो भाई, अब ये वाले सवाल में रूट एक्स माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स रूट 3 माइनस एक्स करके लिखा हुआ है। अब ये वाला भी पहली दो कैटेगरी में कहीं पे भी नहीं रुकता। पहली कैटेगरी थी जिसमें x इज इक्वल टू y का फंक्शन लिखा जाए, नहीं लिख सकता। दूसरी कैटेगरी थी जबकि फंक्शन के अंदर फंक्शन आ रहा हो, नहीं बन रहा। इस वजह से मुझे अब इसको जनरल ग्राफ वाले तरीके से जाना पड़ेगा। तो कैसे करूं? अब मैं कहता हूं कि पहले डेरिवेटिव वगैरह ले लिया जाए, फिर धीरे धीरे करके एनालिसिस करें। अच्छा, डेरिवेटिव वगैरह लेने से पहले ये भी ऑब्जर्व कर लो इसकी डोमेन क्या है। अगर आप देख पा रहे हो तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, और दूसरे वाले के लिए 3 माइनस एक्स लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि x लेस देन इक्वल टू 3। तो इन दोनों को अगर मिला लेते हो तो 1 से लेकर 3 के बीच में x का इंटरवल है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा बन गया तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि भैया मेरे को केवल इस इंटरवल पे ही एनालिसिस करनी है, इसके आगे y की एनालिसिस नहीं करनी है। अब आता है ग्राफ का नंबर, डेरिवेटिव लिया जाए। इसका ग्राफ 1/2 रूट x माइनस डेरिवेटिव, यहां पर माइनस 2 ऊपर 3 माइनस x। डेरिवेटिव लेने में गलती ना करना भैया, डेरिवेटिव लेने में गलती ना करना। यहां माइनस x है, इस वजह से अंदर वाला चेन रूल जब लगेगा तो डेरिवेटिव माइनस आएगा। और अभी अगर आप देख पा रहे हो तो 3 माइनस एक्स रूट माइनस 2 टाइम्स रूट x माइनस 1 करके आ रहा है, और नीचे 2 रूट x माइनस 1 रूट 3 माइनस x करके लिखा हुआ है। अब बेटा जी इतना तो समझ में आ रहा है कि ये जो पॉइंट यहां पर अगर इसको 0 करें तो कोई पॉइंट आएगा, इसको बराबर 0 करो, कब डेरिवेटिव 0 आ रहा है। डेरिवेटिव 0 का मतलब क्या हुआ? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा। हालांकि मैंने अभी इंट्रोड्यूस नहीं किया है, बट ये बहुत इनिशियल वाली बातें हैं जो आप फिजिक्स में भी थोड़ा थोड़ा यूज करते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। जहां डेरिवेटिव 0 होता है वहीं पर मैक्सिमा या मिनिमा आता है, इसमें थोड़ा सा यूज कर लेते हैं। तो बेटा 3 माइनस एक्स रूट बराबर 2 रूट x माइनस 1 को सॉल्व करके जरा देखें क्या बनता है। ये आया 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस 4। तो बेटा ये बन गया 5x इज इक्वल टू 7, यानी
x इज इक्वल टू 7/5। बोलो जी, दिख रही है बात? 7/5 वो पॉइंट है जो कहा जा सकता है इसका पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा है, मैक्सिमा या मिनिमा, कुछ भी बोल सकते हैं। अब मेरे को ग्राफ बनाना है। अब देखो इतना समझ में आ गया, केवल यही है पॉइंट जहां पर ग्राफ का डेरिवेटिव 0 है। अगर कोई एक पॉइंट ही मिल रहा है जहां डेरिवेटिव 0 है, मतलब उससे पहले वो इंक्रीज कर रहा होगा, फिर डिक्रीज कर रहा होगा, या डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहा होगा। मेरे को उस पंगे में नहीं जाना कि अभी वो इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा था कि डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहा था, लेकिन इस पे फंक्शन की वैल्यू ढूंढ लेता हूं। इस पे फंक्शन की वैल्यू ढूंढ लेता हूं। f ऑफ 7/5 कितना होगा? तो 7/5 माइनस 1 रूट प्लस 2 3 माइनस 7/5 करके देख लेना बेटा। माइनस ये √2/5 प्लस 2 4√2 डिवाइड बाई 5 5√2 डिवाइड बाई 5 यानी √10। √10 वैल्यू आ रही है भैया सॉल्व करके किसकी? इस एक्सट्रीम पॉइंट पे फंक्शन की। अब मुझे ये भी तो बताओ f ऑफ 1 क्या है? f ऑफ 1 रखो 0, 1 रखो 2√2, और f ऑफ जो एक्सट्रीम वैल्यू 3 है वो क्या है ये भी पता कर लो। 3 रखो, ये 0 और वो √2। ये हैं वो 3 वैल्यूज जिनके करस्पॉन्डिंग ग्राफ को घुमाना है। मैंने अभी ये नहीं पता किया, मैंने अभी ये पता ही नहीं किया कि ग्राफ कब इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, लेकिन मुझे फिर भी आंसर मिलने वाला है। देखना जरा कैसे। मैंने 1 पे फंक्शन की वैल्यू रख दी, कितनी आ रही थी? 2, नीचे रखते थोड़ा। 1 पे फंक्शन की वैल्यू रख दी 2√2, और 3 पे भी फंक्शन की वैल्यू रख दी, कितनी? उससे भी कम √2, और 10 और ये 7/5 भैया इसके बीच में आएगा कहीं पे फंक्शन की वैल्यू रख दी, कितनी? वो आ रही थी √10। ऑब्वियस सी बात है ग्राफ इसके ऊपर जाएगा फिर यहां पर जाएगा। ये है ग्राफ। तो इस ग्राफ की सबसे छोटी वाली वैल्यू क्या आ रही है? √2। सबसे बड़ी वाली वैल्यू क्या आ रही है? √10। तो आ गई रेंज बोलोगे √2 से लेकर √10। बोलो जी, बात समझ में आई क्या? ये कुछ जरूरी बातें, रेंज निकालने के कुछ तरीके जो बहुत जरूरी हैं, अदरवाइज आगे आने वाली चीजों पे तकलीफ देते हैं। तो इनको बहुत अच्छे से करें और इससे करस्पॉन्डिंग जितने भी सवाल आपको मिल रहे हैं जैसे भी, उनको अच्छे से करें, सॉल्व करें जाकर, ठीक? और फिर अगले वाले लेक्चर में इसके आगे वाले आर्टिकल पे पहुंचते हैं। ठीक, बाय बाय।